दलित स्त्री विमर्श और हिंदी आलोचना के प्रतिमान। आलोचना को जहां तक मैं समझता हूं कि आलोचना कविता, कहानी, उपन्यास का एक नई व्याख्या नहीं है। सामाजिक संघर्षों की प्रक्रिया में जो एक नया बौद्धिक दखल भी है। जो स्थापित विमर्श है उसकी धरातल पे एक नई विमर्श की पौध तैयार करने की कोशिश है। कई बार ये देखा गया है कि ये कोशिश जो है सत्ता प्रस्थान की तरह जो है बिहेव करने लगती है और उसके बाद जो है जो नए विमर्श हैं उसके दमन की चीजें सामने आने लगती हैं। आलोचना को लेके पहले भी बहुत सारी चीजें कही गई हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। उसमें एक नया हस्तक्षेप जो है दलित स्त्री विमर्श और हिंदी आलोचना के प्रतिमान किताब के रूप में डॉक्टर राम नरेश राम ने की है। मुझे इस किताब को पढ़ने में बड़ा मजा आया, तो सोचा कि उनसे इस किताब पे बातचीत की जाए कि क्या इस किताब का थॉट प्रोसेस रहा, कैसे बात शुरू हुई। तो राम नरेश राम हमारे साथ हैं, हम किताब बातचीत शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब इस किताब को मैंने पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में ही आपने इस बात का जिक्र किया है कि ये आपकी पीएचडी शोध का जो है बुक फॉर्म है। तो जब आप इस पे काम करना शुरू कर रहे थे तो किन स्रोत प्रश्नों के साथ आप चले, आपका ऑब्जेक्ट क्या था इस शोध को करने का, क्या क्या परेशानियां आई होंगी इस शोध को करने में, तो इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपको ऐसा लगा कि इस पुस्तक पर बातचीत करनी चाहिए और इसका विषय आपको आकर्षक लगा और जरूरी हस्तक्षेप के रूप में आपने इसको रेखांकित किया है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस शोध के पीछे की जो प्रेरणा थी वो यही थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक रिसर्च हुआ। मेरे अग्रज डॉक्टर मृत्युंजय त्रिपाठी ने काम किया था कैनोनाइजेशन पर। हिंदी में कैनोनाइजेशन के निर्माण की प्रक्रिया, कैनन निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन शोध विषय था उनका, मृत्युंजय का। तो एक तो वहां से एक प्रेरणा मिली थी कि उन्होंने अपने शोध में एक तरह से ये दृष्टिकोण अपनाया था कि कैसे हिंदी आलोचना के जो प्रतिमान हैं उसमें कैसे हिंदी आलोचना के जो प्रतिमान हैं कैसे निर्धारित किए जाते हैं, और आलोचना के प्रतिमान के निर्धारण की प्रक्रिया में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि बहिष्करण भी एक बड़ी प्रविधि होती है जिससे कि आलोचना के प्रतिमान निर्धारित होते हैं। प्रतिमान निर्धारण में केवल चुनाव काम नहीं करता, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया में बहिष्करण भी, कि किस चीज को आपको बहिष्कृत करना है। ये एक इम्पोर्टेंट बात मुझे लग रही थी। फिर मुझे लगा कि मैंने वहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध के लिए अपना नामांकन कराया था। कराने के पहले डॉक्टर सूर्य नारायण वहां पर हैं, प्रोफेसर हैं वहां पर। उनसे बातचीत के दौरान ये विषय उभर करके आया कि हिंदी आलोचना के प्रतिमानों के विकास की जो प्रक्रिया है उसको क्यों न दलित और स्त्री नजरिए से देखा जाए। और चूंकि मेरा आग्रह था उनसे कि कुछ इस तरह का सूत्रीकरण किया जाए जिससे कि मैं इस बात की तलाश कर सकूं, देख सकूं कि हिंदी आलोचना के जो प्रतिमान हैं, प्रतिमानों के निर्माण की प्रक्रिया में दलित और स्त्री दृष्टिकोण को किस तरह से उसमें शामिल किया गया है। और जाहिर सी बात है कि
मेरा जो विषय रहा है या मेरी जो अभिरुचि का क्षेत्र है वो आलोचना पहले से ही रहा। तो इस पर मैं विचार करते हुए, अपने छात्र जीवन से ही विचार करते हुए मैंने ये पाया था पढ़ते लिखते हुए कि आलोचना, हिंदी आलोचना में जो भी साहित्य को मूल्यांकित करने के जो भी आधार हैं, वे उन आधारों में दलित और स्त्री जैसे जो महत्वपूर्ण विषय हैं, या इसको मैंने दृष्टिकोण के रूप में भी अपने शोध में शामिल किया है। बल्कि इस पूरे शोध में यही है कि दलित और स्त्री विमर्श एक दृष्टिकोण के रूप में काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आलोचना के जो प्रतिमान हैं उसमें दलित दृष्टि को कोई जगह नहीं मिली है, स्त्री दृष्टि को कोई जगह नहीं मिली है। हस्तक्षेप हो सकता है अगर इस पर काम किया जाए तो और मैंने देखा कि ये हिंदी आलोचना में के प्रतिमानों के निर्धारण की प्रक्रिया में काम करते हुए मैंने देखा कि साहित्य लेखन है, हिंदी कहानी है, कविता है, उपन्यास है, नाटक है। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे स्त्री के सवाल आते हैं, जाति से संबंधित सवाल आते हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं जो जाति को केंद्र में रखती हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं जो स्त्रियों की स्वाधीनता की किसी न किसी रूप में चर्चा करती हैं, बातचीत करती हैं, उनको अपना विषय बनाती हैं। लेकिन ये महसूस हुआ कि जो आलोचना का जो क्षेत्र है, आलोचना के क्षेत्र में मूल्यांकन की प्रक्रिया में दलित और स्त्री कोई कैनन नहीं बनते। ये इस बात की तरफ इशारा करता था कि हिंदी आलोचना का जो क्षेत्र है वह सृजनात्मक साहित्य के परिसर से भी पीछे है। कंटेंट के लेवल पर, अंतर्वस्तु के स्तर पर हिंदी आलोचना अपने सृजनात्मक साहित्य की अनुगामी भी नहीं बन पाती। और ये इसमें मैं काम करते हुए या मैंने ये देखा कि जो हिंदी आलोचना की जो शुरुआत है, माना जाता है कि नवजागरण कालीन जो दौर है, नवजागरण का जो समय है, उसमें उसी दौरान चूंकि इतिहास लेखन भी, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन शुरू होता है। तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन और बाद में मिश्र बंधु और इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इतिहास लेखन की एक पूरी परंपरा है। और इसमें हम देखते हैं कि इस शोध विषय में ये परिकल्पना की गई, ये माना गया कि इतिहास लेखन बगैर आलोचनात्मक दृष्टिकोण के संभव नहीं है। और इसीलिए आलोचना के प्रतिमानों के निर्धारण में साहित्य के इतिहासों की बड़ी भूमिका है। और तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न एक बार हमें इसको देखना चाहिए। तो ये बहुत मजेदार बात थी कि नवजागरण काल के दौर में ही इतिहास लेखन भी हो रहा था और आलोचना के लिए एक उसी के हवाले से आलोचना का एक दायरा एक विकसित हो रहा था। लेकिन जब उस दौर के सृजनात्मक साहित्य को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि उस समय स्त्रियों के सवाल केंद्र में हैं, नवजागरण के दौर में भी, और दलितों के भी सवाल केंद्र में हैं साहित्य के अंतर्वस्तु के रूप में। लेकिन जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं, आलोचना के प्रतिमानों के निर्धारण के एक माध्यम के रूप में जब हम इतिहास को देखते हैं तो वहां हम पाते हैं कि दलित और स्त्री दोनों ही एक तरह से
गायब हैं, वहां अनुपस्थित। तब फिर मुझे मैंने जैसे उसमें कई चीजें काम कर रही थी। उसमें एक चीज ये भी थी कि जो विदेशी इतिहासकार हैं, जॉर्ज गैरिसन हैं, गार्सा दत्तासी हैं, तो उनकी तरफ से ये था कि एक औपनिवेशिक जो दृष्टिकोण है, जिसको कहा गया कि साहित्य में इसकी चर्चा आलोचना में भी होती रही है, पहले भी लोगों ने इसको लक्षित किया है, देखा है कि जो विदेशी इतिहासकार हैं उन लोगों का जो इंटरेस्ट था इतिहास लेखन का, वो दरअसल भारत की कोई साहित्यिक सेवा करने का कोई उद्देश्य उस तरह से नहीं था, बल्कि ये भी पहले से ही रेखांकित किया जा चुका है कि ये औपनिवेशिक परियोजना का हिस्सा था। अब औपनिवेशिक परियोजना का हिस्सा का मतलब ये हुआ कि उनको संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सांस्कृतिक एक ऐसी सांस्कृतिक संरचना तैयार करनी थी जिससे कि उनके लिए भी जो औपनिवेशिक शासन प्रणाली है उसको एक सहजता मिल सके, उसको एक वैधता मिल सके, ये चीजें थी। लेकिन वहां पर एक जो खास बात थी वो ये थी, खासतौर पर गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन वाले इतिहास की अगर आप बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि साफ साफ भारत के विभाजन की कुछ एक प्रक्रिया आपको समझ में आती है। एक इस तरह से एक एंगल दिखाई देता है। और वहां पर भले ही ये इस किताब में भी इसका जिक्र किया गया है कि भले ही ब्रिटेन इस तरह से वहां आधुनिकता, औद्योगिक क्रांति के चलते भले ही वहां मॉडर्निटी का एक कॉन्सेप्ट एक आया हो, लेकिन सामाजिक क्षेत्रों में, औपनिवेशिक देशों में वह आधुनिकता साम्राज्यवाद का हिस्सा बन करके आती है। थोड़ा आगे जब बढ़ने की कोशिश करें कि जब ये नए प्रतिमान दखल देना शुरू किए, जेंडर का पूरा जो अपना एक नजरिया है, या फिर सबल्टन का, दलितों के अध्ययन का जो अपना पूरा नजरिया है, जब इन आलोचना के नए प्रतिमानों का दखल साहित्य के क्षेत्र में हुआ, खासकर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, तो कौन कौन सी नई चीजें देखने को मिली और क्या नया निकल के सामने आना शुरू हुआ जिसकी अनदेखी पहले होती रही थी? पहली बात तो यह है कि देखिए, आलोचना के प्रतिमान सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से निर्धारित होते हैं कि जो आलोचक है वह किस तरह से समाज को देख रहा है, समाज को देखने का नजरिया वो कहाँ से प्राप्त कर रहा है। इसी से उसके द्वारा आलोचना के जो निर्धारित प्रतिमान हैं वो गाइड होते हैं, उससे निर्देशित होते हैं। तो एक पूरा, चूंकि नवजागरण के समय से ही ये चीजें थी, आप समझिए कि वो समय औपनिवेशिक दासता के खिलाफ एक सांस्कृतिक गोलबंदी का भी, सांस्कृतिक जागरण का भी वो दौर है। तो एक प्राथमिकता भी हम कई बार उसको इस रूप में भी परिभाषित करने की कोशिश की जाती है कि चूंकि अभी औपनिवेशिक दासता से मुक्ति का जो अभियान है वो एक प्राथमिकता है उसको, लेकिन जो इंटरनल, जो भारतीय राष्ट्र के भीतर जो उपनिवेश कायम है, सामाजिक संरचना के भीतर के जो उपनिवेश हैं, उन उपनिवेशों पर उस तरह से चर्चा नहीं संभव है। लेकिन बहुत मजेदार बात यह है कि एक तरफ जब औपनिवेशिक दासता से गुलामी का जो गुलामी से मुक्ति का जो दर्शन तैयार हो रहा था, वही प्रेरणा भी बना सामाजिक औपनिवेशिकता के खिलाफ भी जाने का। मतलब कि मसलन की जैसे दलित और स्त्री भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रीडिंग है डॉक्टर अंबेडकर की, जब ओरिजिन ऑफ कास्ट लिख रहे हैं या एनिलेशन ऑफ कास्ट लिख रहे हैं, तो खास तौर पर एनिलेशन ऑफ कास्ट वाले चैप्टर में वो ये इस बात को डिस्कस करते हैं और बहुत सारे उदाहरण देते हैं। और वो कहते हैं कि अगर आपके जब तक
अगर आप अपने ही भाइयों और बहनों को सार्वजनिक कुएं से पानी पीने की इजाजत नहीं जब तक देते, तब तक क्या आप इस लायक हैं कि आप आजादी की मांग कर सकें? आप एक, तो इसको मैं इस रूप में व्याख्यायित करता हूं कि ये जो प्रेरणा औपनिवेशिक दासता से मुक्ति की थी, वही प्रेरणा उलट करके सामाजिक उपनिवेश के भीतर भी उपनिवेश को भी महसूस करा रही थी और उससे उसके लिए प्रेरणा का काम कर रही थी। वो चाहे स्त्रियों का मामला हो, चाहे दलितों का भी मामला हो। तो ये एक चीज तो ये है। और इसी से तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उसमें आप देखें कि सामाजिक सुधारों को लेकर के भारत में ये हुआ कि लोगों को ये महसूस हुआ कि भाई हम तो सांस्कृतिक रूप से हीन हैं, क्योंकि हीनता का बोध कराया गया औपनिवेशिक सत्ता द्वारा। बार बार इस बात की कोशिश की जाती थी कि इस रूप में चित्रण किया जाए भारतीय समाज का कि भारतीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है और ये आए हुए हैं इनको आजाद करने के लिए, उनको सुधारने के लिए, उनको संस्कृत बनाने के लिए, सभ्य बनाने के लिए। तो ये जो एहसास था, इस एहसास ने हमारे यहाँ सामाजिक आंदोलनों को भी एक दिशा देने का एक वो दबाव काम कर रहा था, जिसके चलते कि उनको बहुत सारे रिफॉर्म करने की आवश्यकता महसूस हो रही है ना। तो ये एक जो चीज थी, इसके चलते सृजनात्मक लेखन में, क्रिएटिव राइटिंग में आप देखेंगे कि लगातार सामाजिक सोशल रिफॉर्म के टूल के रूप में कहानियां, उपन्यास और नाटक, तमाम जो साहित्य की विधाएं हैं, उन विधाओं में जाति के प्रश्न आते हैं, स्त्रियों के प्रश्न आते हैं। लेकिन आलोचना के क्षेत्र में चूंकि जो बौद्धिक समाज है, जो वही समझ ही है कि जो लोकतंत्र की समझ यहाँ तक महदूद थी कि लोकतंत्र का मतलब है कि अभी फिलहाल हमें केवल औपनिवेशिक दासता से मुक्ति पानी है, मुझे जहां तक लगता है। तो इसीलिए वो सोशल डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट उस समय तक उस तरह से केवल सोशल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट केवल सोशल रिफॉर्म तक जाकर के रिड्यूस हो जाता है। और ये हो जाना ही उस समय आलोचना के प्रतिमान में दलित और स्त्री का न शामिल हो पाने का सबसे बड़ा कारण है। मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन आप देखें कि यहाँ की जो वर्चस्वशाली संस्कृति, बौद्धिक संस्कृति रही है, उस संस्कृति में हमेशा से उसकी जो सोशल सामाजिक औपनिवेशिकता है, उस सामाजिक औपनिवेशिकता की स्वीकृति रही है और उसको सहज माना जाता रहा है। और इसीलिए सहज मानने के चलते ही वे यहाँ तक नहीं जा पाते थे कि उनको माने उनके यहाँ कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा था कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, राजनीतिक जो लोकतंत्र है, वो सामाजिक लोकतंत्र के साथ ही मजबूत हो सकता है या एक मुकम्मल रूप धारण कर सकता है। इसको आप और ज्यादा स्पष्ट तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के यहाँ जो बहस चलती है, वो उस तत्कालीन समाजवादियों से जो बहस करते हैं, और खासतौर पर एनिलेशन ऑफ कास्ट वाली रीडिंग में आप पाएंगे इसको कि उनकी बहस समाजवादियों से इसी बात पर है उस समय की, और कांग्रेस से भी बहस है कि शुरुआती दौर में सोशल रिफॉर्म पर इन लोगों ने जोर तो दिया, लेकिन जैसे ही जहां तक हिंदू परिवारों के भीतर के रिफॉर्म की बात थी, वहां तक तो उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही पूरे समाज के रिफॉर्म की बात आती थी, खासतौर पर अगर इसको कहें कि दलित समाज और वंचित समाज के रिफॉर्म की जब बात आती थी, तब फिर वहां विड्रॉ हो जाता था, पीछे हट जाते थे वे लोग। और इसीलिए हम देखते हैं कि वहां पर एक टसल दिखाई देती है, उसकी स्वीकृति नहीं है। तो सोशल रिफॉर्म की अपनी कंडीशन है, अपनी सीमा है, जिसके चलते तो इस यही कारण है कि आलोचना के भीतर चूंकि डेमोक्रेसी को लेकर के एक सीमा है, उसकी समझ को लेकर के एक सीमा है, इसीलिए
वो दलित और स्त्री कैनन के रूप में यहाँ पर आ नहीं पाते हैं। और नहीं तो आ न पाना तो एक अलग बात है, बल्कि उनका बहिष्करण होता है, उनको एक तरह से साइडलाइन कर दिया जाता है। क्योंकि ये बात कहने का इसलिए पुख्ता आधार है क्योंकि बार बार ये वही बात है कि जैसे साहित्य में ये होता है कि साहित्य पहले, क्रिएटिव राइटिंग पहले आती है और उसका शास्त्र बाद में विकसित होता है। अगर शास्त्र विकसित करके साहित्य नहीं लिखा जा सकता है, जैसा कि एक जमाने में रीतिकाल में ऐसा हो रहा था कि पहले बहुत सारे रीति ग्रंथकारों ने पहले शास्त्र लिखा और उसके उदाहरण फिर प्रस्तुत करते थे कि कैसे कविताएं रस, छंद और अलंकार से युक्त होंगी। तो ये एक चीज थी। लेकिन बाद के दिनों में यही था कि पहले तो साहित्य आएगा, फिर इसके बाद उसका शास्त्र आएगा। यहाँ चीज थी कि शास्त्र जो है, अब ये जो द्वंद्व है कि क्यों नहीं आया, ये इसका एक कारण यह भी है कि हिंदी आलोचना का जो आरंभिक दौर है उसमें आप देखेंगे कि शास्त्रीयता हावी है। शास्त्रीयता का प्रभाव ज्यादा है। शास्त्रीयता इस अर्थ में कि जो संस्कृत साहित्य की जो संस्कृत साहित्य से जो आलोचना का शास्त्र हिंदी के लोग ग्रहण कर रहे थे, उसके चलते एक दिक्कत आ रही। क्योंकि संस्कृत शास्त्र में, चूंकि संस्कृत का शास्त्र अपने आप में ही वो इतना ज्यादा जटिल और उसके जो प्रतिमान थे, उसमें एक नायकत्व को लेकर के और साहित्य की अवधारणा को लेकर के, सहृदय को लेकर के जो भी बातें रही हैं, जो भी मानक निर्धारित रहे हैं, वे सब के सब कहीं न कहीं एक खास वर्ग को इंगित करने वाले हैं, या उन्हीं को इस योग्य मानते हैं कि वे मानक। आगे जोड़ते हुए चलूं कि औपनिवेशिक दास्ता के समय जो समाज के अंदर जो हलचल थी, समाज को लेकर जो बातचीत हो रही थी जी, उस दौर में राष्ट्रवादी आंदोलन भी काफी आगे चल रहा था। देश को मुक्ति कराने का जो पूरा संग्राम था, और उस दौर में समाज सुधारक, ये भी देखा गया कि समाज सुधारक जितने सवालों को लेके खुद सामने आ रहे थे उस पर बात कर रहे थे, पर उन्हीं सवालों को कोई महिला लेके अगर सामने आ रही थी या फिर कोई दलित सामने लेके आ रहा था तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं था। तो ये जो तमाम समाज सुधारक थे वो नए सवालों को, मतलब जिनके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके स्वयं के सवाल को एक्सेप्ट को नहीं कर पा रहे थे। और राष्ट्रवादी पूरा जो आंदोलन चला, जिससे हम लोगों ने मुक्ति का, हमको आजादी भी मिली, उसने कहां तक जो है इन नए प्रतिमानों को सामने आने से रोका। बात ये है कि मैंने इसकी तरफ इशारा करते हुए शुरू में ही एक बात मैंने कहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं। देखना होगा कि जो हमारे उस समय के समाज सुधारक हैं, वे हमारे सामाजिक परिवर्तन के जो सवाल हैं उनको किस लेवल तक आ रहे हैं। एक तो ये है कि ऐसे आप देखेंगे, सामान्य तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत रेडिकल, बहुत परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनाया भी, इसमें कोई दो राय। लेकिन एक जो दूसरा सवाल जो आपका जुड़ा हुआ है वो बहुत अभी तक वो कायम है कि वो उत्पीड़ित है, वो खुद अगर अपना सवाल अपने उत्पीड़न के खिलाफ अगर बोल रहा है तो सवाल उसके नेतृत्व की स्वीकृति की है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल उसके नेतृत्व की स्वीकृति की है। कि जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई जब दलितों का सवाल उठाया जा रहा है, दलितों का सवाल जो सामाजिक, जब हमारी आजादी मिल जाएगी, जब औपनिवेशिक दास्तां खत्म हो जाएगी तो उनके सवाल हल हो जाएंगे। मैंने उसी को प्राथमिकता के प्रथम और द्वितीयक, सेकेंडरी और प्राइमरी हित रूप में मैंने देखा कि प्राथमिकता क्या है। पहली बात तो सिर्फ प्राथमिकताओं का मामला नहीं था, मामला ये था कि जो भुक्तभोगी है खुद अपनी चीजों को किस तरह से रखेगा। और जहां तक मैं समझता हूं कि अगर जैसे किसी बहुत ही
सुचिंतित कोई एक वाक्य है कि स्पीकिंग इज पावर, बोलना ही तरह से शक्ति है, आदि है। आदि का एक, जो लोग बोल रहे हैं वो एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं। अगर उत्पीड़ित बोल रहा है तो वो नेतृत्व कर रहा है, और नेतृत्व कर रहा है तो पावर स्ट्रक्चर को वो बनी बनाई जो शक्ति संरचना है उसको कहीं ना कहीं वो ध्वस्त करने या उसमें एक तरह से अपनी स्पेस की बात कर रहा है, अपनी जगह की बात कर रहा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उस ज्ञान परंपरा में पहले से ही लोग सचेत हैं, बहुत सचेत हैं कि स्पीकिंग भी, बोलना भी केवल हम ही, बोलने का काम भी केवल हम ही करेंगे। जो उत्पीड़ित है अगर उसका दुख दर्द है तो हम ही बयां करेंगे, वे बयान करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे बगल में आ जाए, और बगल में आने का मतलब है कि पावर शेयर करेंगे। तो ये जो चीज है ये बहुत कहीं ना कहीं बौद्धिक जो चिंतन है उसमें भी समाहित है, और यही कारण है वो चाहे सामाजिक आंदोलन रहा हो, चाहे ब्रिटिश माने गुलामी से मुक्ति का अभियान रहा हो, उन सब में इस आप देखेंगे कि इस नेतृत्व को जाने नहीं देना है, इसको कोई वो नहीं करना है। तो ये जो चीज थी बहुत बड़ी चीज थी, जिसके चलते आप जो सवाल, जो उदाहरण दे रहे थे उसमें स्त्री को इसीलिए जगह नहीं मिल रही है क्योंकि ये जो लोग हैं वो कहते हैं कि अपना मैं तो खुद ही, हम लोग तो खुद ही इस सवाल को टेकल कर रहे हैं। इसमें एक पूरा का पूरा जो भविष्य है, भविष्य की जो सत्ता है, जो सत्ता है वो किसकी होगी, बिल्कुल है। तो जी लगभग मतलब इस किताब का में जो चीजें बातें हैं वो हम लोगों के बातचीत में तो आ गई। मैं अब इसमें अगला सवाल ये पुट ऑन करूंगा कि अभी का जो पूरा समय है नरेश, रीडिंग हैबिट लोगों की बहुत कम हुई है, ठीक है जी। तो इस किताब को क्यों पढ़ा जाए? इस किताब में ऐसा क्या है जो पाठकों को इस किताब को पढ़ना चाहिए? ये किस समझदारी को बनाने के लिए एक बहुत जरूरी किताब है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो रीडिंग हैबिट कम हुई है, टेक्स्ट का नेचर बदला है। रीडिंग हैबिट तो आप कहें कि एक जनरल बातचीत होगी कि रीडिंग हैबिट कम हुई है। रीडिंग जो टेक्स्ट हैं वो उसके नेचर बदल गए हैं। जो आपका जो प्रश्न है वो आज के जो डिजिटल एज है हमारा, तो हम सब कुछ ऑनलाइन और सब कुछ डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं ज्यादातर चीजों को, और हम खासतौर पर जो लिखित जो टेक्स्ट है, जो प्रिंटेड, लिखित तो खैर जो मीडिया में है वो भी है, लेकिन जो प्रिंटेड है, प्रिंटेड टेक्स्ट की बात अगर आप करेंगे तो फिर ये बात सही हो सकती है, सही है कि पढ़ने की आदत खत्म हुई, बहुत कम हुई है। लेकिन पढ़ने की आदत का नेचर बदला है। अगर सोशल मीडिया के हवाले से आप देखेंगे, क्योंकि वहां पर भी सामग्री, अब बात प्रामाणिकता की अगर होगी कि भाई उसमें जो सूचनाएं आपको मिल रही हैं, जो टेक्स्ट मिल रहा है वो कितने प्रामाणिक हैं, कितने प्रेरक हैं, तो प्रेरक तो बहुत हैं। अब वो प्रेरणा की दिशा क्या है ये अलग बात है। लेकिन अच्छा, इसीलिए चूंकि हमें हर दौर में जो भी साहित्य लिखा जाता रहा है, किताबें लिखी जाती रही हैं, उन किताबों की प्रामाणिकता को लेकर के एक हमेशा बातचीत, हमेशा चर्चा होती रही है, तो आज के दौर में भी होगी ही। तो कहने का मतलब यह है कि पाठकों का परिसर बढ़ा है। हो सकता है कि आपके उस सवाल को या तो ये एक्सटेंड करने की बात होगी, या उसमें नई चीज जोड़ने की बात होगी कि पाठकों का परिसर बढ़ा है। अब वो परिसर बढ़ा है, जैसे कि मान लीजिए कि
ब्लॉग है और तमाम चीजें, आप तो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप जानते ही हैं सोशल मीडिया के जितने भी फॉर्म हैं उसमें पाठकों का जो की संख्या है और उसका जो सोशल कंपोजिशन है, खास बात यह है कि उसका जो सोशल कंपोजिशन है वो भी बदला बहुत तेजी से। तो आप कहें कि नए पाठक वर्ग का एक उभार हुआ है। अब और तो ऑडियो बुक्स भी आ गई हैं, लोग सुनने भी लगे हैं किताबें। जी, और इसमें इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए लोगों को? अगर पाठक नया पाठक वर्ग है और प्रिंटेड मटेरियल उतना नहीं पढ़ रहा है, फिर भी अगर जो लोग पढ़ना चाहें तो मैं तो इसीलिए इस किताब को लेकर के काफी उत्सुक था खुद ही, चूंकि पीएचडी का काम था, बहुत सारी चीजें इसमें बाकी रह गई हैं, मुझे और भी इसमें काम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आलोचना का जो परिसर है उसको लोकतांत्रिक बनाने में उसको एक मुकम्मल तो फाइनली मुकम्मल कोई चीज होती नहीं, लेकिन उसको एक समृद्ध करने वाली जो बात है वो दलित और स्त्री जो दृष्टिकोण है साहित्य की आलोचना के भीतर, वो जब प्रवेश करता है तो साहित्य की आलोचना का परिसर एक लोकतांत्रिक परिसर बनता है। और उसमें नई चीजें, जैसे कि मान लीजिए कि दलित स्त्री का सवाल है और स्त्रियों में भी बहुत सारे एंगल हैं स्त्री को देखने के। तो हमने, मेरे साथ जैसे कि आपने शुरू में ही एक प्रश्न किया था कि आपको मुश्किलें क्या आई, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी मुश्किल जो आई थी कि मेरे शोध का जो विषय था हिंदी आलोचना के प्रतिमानों के विकास का दलित और स्त्री दृष्टि से अध्ययन। अब जब मैंने इसको शुरू किया तो सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही थी कि ये दलित दृष्टि कौन सी दृष्टि लेते हम? डॉक्टर धर्मवीर दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक दृष्टि का प्रतिनिधित्व प्रोफेसर तुलसीराम करते हैं, एक दृष्टि का प्रतिनिधित्व अनीता भारती जी करती हैं। तो किस दृष्टि को हम इसमें लें? मेरा अपना प्रस्थान बिंदु क्या होगा, किसके पक्ष से, कहां से हम वो करेंगे? तो चूंकि पाठक समुदाय का बड़ा हिस्सा जो दलित दृष्टि के भीतर के इंटरनल जो स्ट्रीम है, आंतरिक जो धाराएं हैं, उन धाराओं से उतना परिचित नहीं है, वो समवेत रूप में दलित दृष्टि को एक दलितों के तरफ से प्रस्तावित जो धारा है उसी के रूप में उसको परिकल्पित करते हैं, उसको महसूस करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा, तब फिर मैंने ये सोचा कि मुझे एक जो इन सब में सबसे ज्यादा तार्किक, प्रगतिशील और स्त्री के खिलाफ न जाने वाली, और जैसा कि मेरा विषय ही है, तो एक ऐसी दलित दृष्टि की वह धारा जो सबको समाहित करती हो, जो ये मानती हो कि हिंदी आलोचना की प्रक्रिया, जैसे ही आप कहते हैं कि दलित और स्त्री को बहिष्कृत किया गया, वैसे ही आप ये मान लेते हैं कि हिंदी आलोचना का जो विकास है या प्रतिमानों का जो विकास है वो एक तरह के ठहराव का शिकार है। लेकिन मैंने ये ऐसा नहीं माना। मैं मानता हूं कि यथार्थ को अनुभव करने की और उसको प्रतिमानों में गढ़ने की प्रक्रिया साथ साथ चल रही थी, भले ही उसी में बहिष्करण भी चल रहा था। उदाहरण के रूप में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भले ही बहुत सारे मामलों में खासतौर पर छायावादी, चूंकि छायावाद का दौर है उनका और उस समय भाषा विवाद बहुत चरम पर था, और इतिहास के नजरिए से आप देखेंगे तो वो भारत विभाजन की एक तरह से वो पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, एक डिस्कोर्स में चीजें आ चुकी थी, और भाषा विवाद का बहुत असर उनके ऊपर दिखाई देता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सूत्रीकरणों पर। लेकिन जब आप उनको देखेंगे, कविता को क्यों महत्व दिया जाए, कविता क्यों, तो ये जो वो जो प्रतिमान बनाते हैं, भले ही तुलसीदास से ले आते हैं, लेकिन प्रतिमानों में बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत यथार्थवादी हैं। पहली बार हिंदी आलोचना का परिसर और प्रतिमान यथार्थवाद की तरफ बढ़ता है आचार्य शुक्ल के।
तो मैंने कविता को मूर्त और गोचर और प्रत्यक्ष की बात वो करते हैं कि, तो ये जो चीजें हैं ये साथ साथ चल रही थी। यथार्थवाद का जो अभिग्रहण है हिंदी आलोचना के भीतर, रिसेप्शन है, वो साथ साथ चल रहा था, भले ही बहिष्करण भी साथ साथ चल रहा था। तो ये किताब उसके साथ भी बहस करती है। मतलब मैंने कोशिश की है कि इसको उससे थोड़ा समझने की कोशिश की जाए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, जैसे रामविलास शर्मा की एक किताब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, और उसके हवाले से रामविलास शर्मा ने बहुत ही प्रगतिशील और रेडिकल आलोचक के रूप में स्थापित किया आचार्य शुक्ल को। लेकिन जो विश्व प्रपंच, रिडिल्स ऑफ, वो जो विश्व प्रपंच की भूमिका है ना, जो उसका अनुवाद किया था, हैकेल की किताब का अनुवाद किया था आचार्य शुक्ल ने, तो उसके हवाले से कहा कि भाई हैकेल तो बहुत ही नास्तिक व्यक्ति और एक तरह से भौतिकवादी दार्शनिक था, और उसकी किताब का अगर किताब की भूमिका का अनुवाद अगर रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए कि उनके दृष्टिकोण में बदलाव की बात है। लेकिन कई ऐसे उदाहरण उसी भूमिका के भीतर वो देते हैं, जिससे कि आप देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक साथ यथार्थवादी भी हो सकता है, भौतिकवादी भी हो सकता है, भौतिकवादी होना और जातिवादी होना, है ना। तब कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो अपने दृष्टिकोण में भौतिकवादी हो, वो मानता हो कि बहुत सारी चीजें समाज में ठीक नहीं है, सांस्कृतिक कंस्ट्रक्ट जो है, निर्मितियां हैं, उनकी आलोचना कर सकता है। लेकिन जब उसके अपने सोशल हित की बात आएगी तो वो जातिवादी हो जाएगा। जैसे कि ये चूंकि हिंदी आलोचना के बड़े कैनन हैं रामचंद्र शुक्ल, तो इसलिए उन पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके यहाँ जैसे छात्र धर्म नाम का एक निबंध है, नाम का जो निबंध है उसके हवाले से उन्होंने जो स्थापित किया, और तब उस निबंध को पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि आचार्य मतलब तुलसीदास उनके कैनन क्यों है, तुलसीदास उनको ज्यादा प्रिय क्यों है, क्योंकि वो छात्र धर्म की स्थापना जिसकी बात वो करते हैं, और भगवान राम को एक कैनन के रूप में ले आते हैं, उनको स्वीकार करने की बात करते हैं। तो वो एक दृष्टि है वहां पर। तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य शुक्ल बहुत सारे मामलों में भौतिकवादी हैं, लेकिन जब जाति का प्रश्न आता है, जब कल्चरल कंस्ट्रक्शन, न्यू कल्चरल कंस्ट्रक्शन की भी बात आती है, तो उसमें किसकी सुपीरियरिटी होगी, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। डार्विन तो बहुत रेडिकल था, लेकिन क्या किया, उसके फिलोसफी को तो बहुत रेशियल फिलोसफी बना दिया गया। तो मैंने इस उदाहरण का भी इस्तेमाल करके एक तरह से कोशिश की है ये समझाने की, ये बताने की। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। दूसरा, स्त्री का जो पक्ष है, स्त्री के पक्ष की दो चीजें एक साथ थी। बहुत सारे लोगों का सुझाव था कि आपको एक दृष्टि को साथ में लेना चाहिए था, तब ये मुकम्मल काम होता। अब जहां भी मुझे दलित की बात करनी होती थी, वहां स्त्री, चूंकि विषय ऐसा था कि स्त्रियों को भी ध्यान में रखना होता था, लेकिन मैंने इसको बहुत चुनौती के रूप में लिया। मैंने कहा कि जब स्त्री की बात होगी, जब दलित की बात होगी, तो स्त्रियों की बात होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी प्रतिमान का विश्लेषण करते हैं, उसके निर्माण प्रक्रिया को देखना चाहते हैं, उसमें बहिष्करण को चिन्हित करना चाहते हैं, तो दलित को चिन्हित करेंगे, दलित के नजरिए से देखेंगे और स्त्री के नजरिए से नहीं देखेंगे। तो आपका जो देखने का नजरिया है वही प्रश्न के घेरे में आ जाएगा। हालांकि उसके लिए तो फिर बहुत सारी चीजें होंगी कि आदिवासी दृष्टि से क्यों नहीं देखा, अल्पसंख्यक दृष्टि से देखा, तो वो है, अभी भी स्पेस है इसमें काम करने का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना काम कर पाया हूँ इस किताब के माध्यम से, उसमें मैंने ये कोशिश की है कि
जो हिंदी आलोचना का नया परिसर है वो अब पूरी तरह से विकसित होकर के नए रूप में आ गया है। हालांकि अभी जो मुख्य धारा जैसी कोई चीज तो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि हिंदी आलोचना की जो कोई मुख्य धारा जैसी चीज है, अगर मुख्य धारा जैसी चीज होगी तो सबसे बड़ी टकराहट मार्क्सवादी आलोचना से होगी दलित और इस लोगों की। होती भी है। इस किताब को पढ़ते हुए बार बार ये चीज अंतर्ध्वनित होती है कि आलोचना का जो पूरा एक परिसर है उसमें दलित दृष्टि और स्त्री दृष्टि की जो है या तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया है या तो उसकी अवहेलना हो गई है। आज क्या स्थिति है, आज क्या जो साहित्य रचा जा रहा है या साहित्य की जो आलोचना हो रही है उसमें दलित दृष्टि और स्त्री दृष्टि को अगर अपनाया जा रहा है तो वो कितना स्वीकार्य है, उसको कितनी महत्ता मिल रही है, मौजूदा दौर में हम उसको कैसे देखेंगे अभी का जो साहित्य रचा जा रहा है, अभी जो हो रही है? देखिए, अभी का जो साहित्य रचा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं तो ये जो बहसें हैं दलित दृष्टि और स्त्री विमर्श या स्त्री दृष्टि, तो सिर्फ और सिर्फ साहित्यिक परिसर की बहसें नहीं है। ये अपने आरंभ से ही ये सोशोलॉजिकल डिस्कोर्स हैं, सामाजिक दृष्टिकोण विमर्श हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका बहुत इम्पैक्ट साहित्य पर पड़ा है, बहुत ज्यादा प्रभाव है। लेकिन और इतना प्रभाव है कि बहुत सारे लेखक अपने आप को अप्रासंगिक की तरह कई बार महसूस करने लगते हैं कि हमारा टेक्स्ट, हमारी बातें, हमारे साहित्य का विषय है ना उतना प्रासंगिक नहीं रह गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसे विषय जो जिसमें दलितों को, स्त्रियों को और जो अपवंचित समाज है उसको अगर जो साहित्य ज्यादा महत्व दे रहा है, जिनको ज्यादा केंद्र में ले आ रहा है, वे ज्यादा चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं, बातचीत होती है। आप रणेंद्र के उपन्यास इसके सबसे बड़े उदाहरण के रूप में मैं तो कह सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि साहित्य का जो परिसर है वो उसमें अब दलित और स्त्री केवल विषय के रूप में नहीं है बल्कि कर्ता के रूप में, दे आर क्रिएटर, है ना, सृजनकर्ता के रूप में सीधे साहित्य की रचना कर रहे हैं, वे अपने सवालों को टेक्स्ट कर रहे हैं। और इसका दबाव जो साहित्य के परिसर के भीतर भी महसूस किया जा रहा है। आप देखेंगे कि आलोचना के प्रतिमानों के भीतर भी इसको चिन्हित किया जा सकता है। हर जगह आप देख सकते हैं कि आलोचना पर बात अगर होगी तो दलित और स्त्री पर जरूर ही बात होती है, कम से कम वहां उसको लिया जाता है। तो एक बड़ा परिवर्तन आया है लोगों में। जैसे डॉक्टर मैनेजर पांडे हैं, मैनेजर पांडे के यहाँ आप देखेंगे कि बहुत स्वीकृति है, कोई ऐसा लेक्चर, ऐसी बातचीत नहीं ऐसी रहती है जिसमें ये दोनों जो डिस्कोर्स हैं उसमें शामिल ना हो। बहुत सारे लोग हैं, प्रणय कृष्ण हैं, इन लोगों का उल्लेख है इसमें। मार्क्सवादी जो आलोचना है उसने भी अपनी समझ में, अपनी चीजों में साहित्य को देखने का नजरिया जो था, आलोचना मूल्यांकन का जो नजरिया था उसको बदला है, उसको उसमें बदलाव आया है और एक इंटरैक्शन की कोशिश चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार एक जगह ऐसे ही सवाल जवाब में कि कुछ लोगों ने कहा, कुछ मार्क्सवादी लोग थे, उन लोगों ने कहा कि भाई हमें दलित लोगों के साथ और आजकल पिछड़ा जो साहित्य है, पिछड़े साहित्य के रूप में भी उसकी परिकल्पना हो रही है, तो इनके साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो मैंने अपने तरफ से यही प्रस्ताव किया था कि अगर दलितों का जो साहित्य है, पिछड़ों का जो साहित्य है या स्त्रियों का जो साहित्य है, अगर वह मानवीय मूल्यों के पक्षधर साहित्य की रचना कर रहे हैं, वे एक बेहतर समाज निर्माण की बात कर रहे हैं और उसी से सारे प्रतिमान निर्धारित हो रहे हैं, सारे साहित्य के केंद्र में वही है, अगर एक बेहतर समाज, एक मानवीय, प्रगतिशील, वैज्ञानिक, संवैधानिक, अगर ये सारी चीजें, ये सारे मूल्य इन सब में हैं,
तो जाहिर सी बात है कि आपका रिश्ता एक मार्क्सवादी साहित्यकार या मार्क्सवादी आलोचक का जो रिश्ता होगा उनके साथ तो बहुत सहज होना चाहिए, और उसमें स्वीकृति अस्वीकृति का कोई सवाल ही नहीं है। दे आर पार्ट, मैंने वो अपना वो आपके हिस्से हैं, आपके सांस्कृतिक आंदोलन के हिस्से हैं। इसी रूप में उसको देखना चाहिए। और ये नजरिया अब बदल रहा है। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे कार्यक्रमों में लोगों में इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे की स्वीकृति बढ़ती जा रही है। इस तरह से आलोचना का जो परिसर है वो बहुत समृद्ध हो रहा है। और इन सब नजरियों पर इसमें चर्चा की गई है इस किताब में। मैं समझता हूं कि लोगों को, क्योंकि मैं स्वयं भी एक पत्रकार हूं और आलोचना के जितने भी बड़े बड़े ये रहे हैं नवजागरण काल के दौर से भी हिंदी पत्रकारिता पे साहित्यकारों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, शुरू से रहा है। 90 के बाद से उसमें थोड़ा विभाजन है, क्योंकि कॉर्पोरेट जब आती है तो साहित्यकारों की भूमिका जो है पत्रिकाओं तक वो सीमित हो जाती है, अखबारों से उनका नाता रिश्ता बस लेखनी भर रहता है। तो ये साहित्यकार जब महिलाओं विषयों के साथ या दलित विषयों के साथ, दलित विषयों पे लेखन कर रहे थे तो कितने ईमानदार हो पा रहे थे, जो कि जब उनकी आलोचना में इन दलित और स्त्री प्रतिमानों को साथ नहीं लेकर चल रहे थे, तो उनके विषयों के साथ जो पत्रकारिता कर रहे थे, चाहे वो दलित विषय हो, चाहे दलित महिला का प्रश्न हो, चाहे महिलाओं के अपने सवाल हो, तो कितने तटस्थ होकर पत्रकारिता कर पा रहे थे, इसको आप कैसे बताएं? देखिए, ऐसा है कि बहुत इस पर बहुत विचार तो नहीं किया है, लेकिन ये जरूर है कि ईमानदारी को मापने का तरीका क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अगर लोगों को ये महसूस हो रहा था कि दलित और स्त्रियों के सवालों को केंद्र में लाना चाहिए, पत्रकारिता के केंद्र, खास तौर पर आप देखें कि जो नवजागरण के समय के निबंध हैं, निबंधकारों ने सबसे ज्यादा उसमें जाति के सवाल को उठाया है और स्त्रियों के सवाल को भी उठाया है। लेकिन उसमें दोनों ही चीजें थी। स्त्रियों को उठाया भले ही है, जैसे बालकृष्ण भट्ट का एक निबंध है स्त्रियां, इसी शीर्षक से है स्त्रियां। और आप समझिए कि उस निबंध को पढ़ करके बालकृष्ण भट्ट को हम हिंदी आलोचना के एक आरंभिक एक तरह से प्रवर्तकों में मान सकते हैं कि हिंदी आलोचना को एक दिशा देने वाले थे। लेकिन जब आप वहां जाते हैं, उनके निबंध लेखन की तरफ बढ़ते हैं, पत्रकारिता की तरफ बढ़ते हैं, तो आप पाते हैं कि वो जिसको भारत में सांस्कृतिक द्वंद्व कहा जा रहा था, कि औपनिवेशिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बीच का जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व में पड़े हुए बहुत सारे साहित्यकार निबंध लिख रहे थे। और उसमें सबसे बड़ा उदाहरण मुझे इनका मिलता है, बालकृष्ण भट्ट का। और वे उसमें भारत की नारी को जिस तरह से उसका चित्रण करते हैं, उसमें एक सुझाव है कि उसको थोड़ा पढ़ना तो चाहिए, उसको थोड़ा परिष्कृत तो होना चाहिए, है, साफ सुथरा होना चाहिए, है, कपड़े साफ पहनने चाहिए। और इस तरह से ये जो साफ पवित्रता की जब बात आती है, तो वहां वो कहते हैं कि भारतीय स्त्री को इन सारे नैतिकताओं को मानना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, थोड़ा पढ़ना लिखना भी चाहिए, है, ये सब करना चाहिए। लेकिन वहीं पर उसी निबंध में ये सब प्रस्तावित करते हुए वो बहुत बार नस्लीय हो जाते हैं और यहाँ तक कि जातीय हो जाते हैं। वो अपने अभिरुचि का कि जो गोरे वर्ण की स्त्री है ना, वो उसको परिकल्पित करते हैं। और वो कहते हैं कि जाहिर सी बात है कि भारतीय समाज में जो सवर्ण स्त्री है, खासतौर पर उत्तर भारत की जो स्त्री है, सवर्ण है अगर, तो वो गोरी है, और उसको प्रतिमान बनाते हैं। और वो कहते हैं कि इस तरह की होनी चाहिए। और बाकी बहुत सारी स्त्रियां हमारी हैं जो म्लेच्छ की तरह या अपवित्र ढंग से रहती हैं, साफ सफाई से नहीं रहती। तो बहुत स्त्री विषय होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उस विषय के साथ व्यवहार क्या हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट।
है ना। तो इसी तरह से जाति का सवाल आता है, लेकिन जाति के सवाल के साथ मतलब व्यवहार क्या हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट, ये बहुत मैंने इस पर सोचा था कि उस समय के जो निबंधकार हैं, उन निबंधकारों में के निबंधों में जाति का प्रश्न और स्त्री का प्रश्न ये एक इम्पोर्टेंट काम का हिस्सा हो सकता है जिस पर करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर कोई फिर वही बात दोहरानी पड़ेगी कि हमारे निबंधकारों या उस समय के पत्रकारों की जो सामाजिक दृष्टि है उसी में खोट है, जिसके चलते वे सहानुभूति परक लेखन तो करते हैं, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ने की बात तो करते हैं, लेकिन वह आज का जो हमारी जो अपेक्षा है रेडिकल या परिवर्तन की, सामाजिक समावेशीकरण की, वो उस पर खरे नहीं उतरते, उस पर नहीं उतरते, इसलिए दिक्कत है। और वो दिखता भी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है महिलाओं की सबसे पहले पत्रिका निकालने वाले संपादक है जी। उनका जो आप देखिए बाला बोधनी में महिलाओं के लिए वो क्या छाप रहे थे, और अन्य पत्रिकाओं में भारतेंदु जब महिलाओं के लिए लिख रहे थे तो दोनों में कितना डिफरेंसेस है जी। भारतेंदु उस समय भ्रूण हत्या पे भी बात करते हैं, और अपनी पत्रिका जो महिलाओं के लिए निकाल रहे हैं उसमें महिलाओं को कैसा होना चाहिए उसकी बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट स्त्री शिक्षा पे बहुत जोर देते हैं, लेकिन स्त्री को क्या पढ़ना चाहिए इसकी भी वो बात करने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा अंतर दलित विषयों पे चाहे महिलाओं के विषयों पे तब निकल के आता है जब पढ़ी लिखी महिलाएं खुद सामने आती हैं और चांद पत्रिका लेके सामने पहुंचती हैं। काशी प्रसाद जायसवाल जो दलित विषयों पे अपनी पत्रकारिता शुरू करते हैं, वो अपना पेपर लेके सामने आते हैं। उन सारे कंटेंटों को जब सामने रखिएगा तो लगता है कि ये लोग प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स तो कर रहे थे, लेकिन सोच में कहीं जो है ये समाज सुधार और औपनिवेशिकता से मुक्ति का जो पूरा संघर्ष है, इसमें दोनों अलग अलग बटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग बाद में इतने अधिक राष्ट्रवादी हो जाते हैं कि दलितों के सवाल और महिलाओं के सवाल को राष्ट्रवादी आंदोलनों में पीछे ढकेल देते हैं और बोलते हैं कि मुक्ति ज्यादा जरूरी है, समाज सुधार बाद में करना, जो अभी तक हम लोग नई स्थितियों के लिए संघर्ष, लेकिन बहुत हद तक तो नहीं ही बदली है। अभी कभी कभी आपको भी लगता होगा कि हम लोग बहुत हद तक नए परिप्रेक्ष्य में तो नहीं पहुंचे हैं जी, बस शिक्षित हुए हैं, आधुनिक हुए हैं, लेकिन जिन चीजों से दिक्कतें उस समय थी उनसे दिक्कतें आज नहीं है। तो कमोबेश मेरे सवाल तो इस किताब को पढ़ते हुए बहुत मजा आया राम नरेश। बस एक चीज सुझाव के तौर पे, आपने हर चैप्टर में बिब्लियोग्राफी की है, ठीक है, बट जिन को आपने चुना है उसका अगर फुटनोटिंग भी कर देते, जो नंबरिंग होता है, ठीक है, तो हम जैसे रिसर्चर लोग जब किताब पढ़ते हैं ना तो होता है कि अरे ये लाइन किस रेफरेंस से उठाया गया, क्यों नहीं ओरिजिनल रेफरेंस को एक बार देख लिया जाए, तो लोगों को सुविधा हो जाती है पढ़ने में। वो एक अगर हो जाए आने वाले अंकों में तो बहुत बेहतर होगा। बाकी किताब को पढ़ के बहुत आनंद आया, और मुझे लगता है कि जितने शानदार तरीके से चैप्टराइजेशन है, जितने शानदार तरीके से चीजों को रखा गया है, नए रिसर्चर को ये किताब, जो भी आलोचना के क्षेत्र में काम करना चाहेगा, उसको ये किताब बहुत हेल्पफुल करेगी। क्योंकि हम लोग पहले के जितने साहित्यकारों ने लिखा है आलोचना के क्षेत्र में, पहले के जो लोगों का काम है, और आज के समय में हम लोग जिस दौर में चल रहे हैं, जो रीडिंग का पूरा एक कल्चर है, जिसकी बात आपने भी की कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन दूसरे हम लोग रीडिंग का टेस्ट चेंज हुआ है, तो उन गंभीर बातों को समझने के लिए दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे आज के डेट में आप आज उनका जन्मदिन है शायद, मेघ राम कुंतल मेघ की किताब किसी को थमा दीजिएगा, वो माथा पकड़ के एक पन्ना भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पठनीयता होनी चाहिए, जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़ के तुरंत समझने वाली भी, तो उस हिसाब से किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, कहीं मुश्किल नहीं पैदा कर रही थी चीजों को समझने में, तो इसकी पठनीयता बहुत अच्छी है, मजा आया। तो किताब को
और बातचीत भी मुझे लगभग तो बातचीत जी ठीक ठाक ही हुई है। बस एक चीज कह करके हाँ बहुत हाँ सारी चीजें ऐसी थी हाँ कि शायद आपका समय हो गया है क्या, तो बस 2 मिनट में मैं हाँ, करता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। तो जैसे बहुत जैसे रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी को कई बार एक एक दूसरे ए और बी पक्ष के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी को रामचंद्र शुक्ल के विकल्प के रूप में, खासतौर पर आलोचना के क्षेत्र में हम्म। परिकल्प माने ये माना जाता है। हम्म जाहिर सी बात है कि बहुत सारे चीजों को देखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत एडवांस, बहुत हम्म आगे बढ़े हुए आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम्म खासतौर पर कबीर वाले प्रसंग में, कि जो हम्म रामचंद्र शुक्ल ने जो कबीर का बहिष्करण माने एक तरह से उनकी उपेक्षा उनके आलोचना में दिखाई देती है, या एक हम्म तरह से टूट से जाते हैं, हम्म उनको वो टैकल करते हैं और कबीर को एक साहित्य के विमर्श के केंद्र में ले आते हैं। हम्म तो लेकिन आप देखें कि इतना ज्यादा एडवांस दृष्टिकोण रखने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी हम्म अ, एक निबंध लिखते हैं स्त्रियों पर, हम्म और उस निबंध में विवाह कैसे करना चाहिए या विवाह करना क्यों जरूरी है, इसका मैंने उल्लेख किया है इस किताब में। वो निबंध बहुत रोचक है, पढ़ने लायक है। हाँ, वो और मैंने उसके पढ़ा हवाले है। से मैंने उनकी जो स्त्री दृष्टिकोण है उस हम्म पर चर्चा करने की कोशिश किया है। हम्म और प्रायश्चित की घड़ी नाम का एक निबंध उन्होंने लिखा था, हम्म जो उसकी क्रांति के बाद लिखा था। हम्म तो वो बहुत मजेदार निबंध है। दोनों निबंधों को एक साथ अगर पढ़ें तो जो हम्म कंट्राडिक्शन है एक आलोचक का, उस समय के आलोचक का जो द्वंद्व है, वो समझ में आएगा कि सामाजिक परिवर्तन तो चाहता है, हम्म लेकिन जो सोशल डेमोक्रेसी का सवाल है, हम्म सामाजिक परिवर्तन का सवाल, हालांकि प्रायश्चित की घड़ी में प्रस्तावना यही है कि जो यहाँ के लोग हैं वो वो उनके लिए वह प्रायश्चित की घड़ी होगी, कि एक तरह से बाद में जब आप देखते हैं कि नेल्सन मंडेला ने हम्म साउथ अफ्रीका में मूवमेंट थियरी ऑफ रिकंसिलिएशन का जो प्रायश्चित करने का जो पूरा वहां चला था, कि हम्म हमने आपके साथ पीढ़ियों के साथ बहुत बदसलूकी की है और हम उसके लिए पश्चाताप करते हैं। कहीं ना कहीं उसकी ध्वनि मुझे उस निबंध से सुनाई देती है, इतना ज्यादा वो प्रभावित करता है। लेकिन जब स्त्रियों का सवाल आता है तो उसके लिए एक दायरा बनता है और मैंने ये गहरे। जी मैंने आपसे अंतिम सवाल इसलिए किया क्योंकि मैं जब अपनी पीएचडी लिख रहा था तो एक दौर में मैंने उस समय के जितने पत्रकार थे सबों की रचनावली उठा के देखना शुरू किया। गणेश शंकर विद्यार्थी, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद उन सारों में केवल मुझे उग्र एक पत्रकार करके हुए जो प्रभास आय निकालते थे, उनके अखबार के अलावा मुझे कोई ऐसे बड़े नाम नहीं मिले जिन्होंने महिलाओं के पक्ष पे और दलितों के पक्ष पे बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रखी है। कहीं ना कहीं गोलमोल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं गोलमोल हो जाते हैं। केवल एक प्रभा उसपे शायद किसी का काम भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ज्ञान शिल्पी से किताब थी या किसी से थी, केवल प्रभा पे वो काम है। उसमें बड़ा शानदार उन्होंने दिखाया है कि महिलाओं के लिए को लेके क्या क्या विचार लोगों के रहे हैं। उन्होंने तलाक में बड़ी अच्छी बात कही है कि ये अधिकार तो महिलाओं को मिलना ही चाहिए। और केवल एक तलाक का सवाल जो है आप उठा के सारे साहित्यकारों को पढ़ जाइए, उस समय का सारे पत्रकारों को पढ़ जाइए, सबों की दृष्टि पता चल जाएगी सब क्या चाह रहे थे। जी नहीं तो फिर आपको रखमाबाई वाली जो किताब है, सुभाष चंद्र ने हिंदी में अनुवाद करके अपना दिया है, जब वो पति से मुक्ति के लिए कोर्ट केस लड़ रही थी, उस किताब को ही अगर आप देख लीजिएगा, वो सारे पत्रकार क्या लिख रहे थे उस एकदम स्पष्ट हो जाता है कि सब लोग एकदम जिद में थे कि भाई नहीं भाई, पति को छोड़ कैसे सकती है, ये सोच कैसे ली कि पति को तुम छोड़ सकती है। तो वो स्पष्ट दिख जाता है कि आपकी जो उनकी उस समय की जो प्रगतिशीलता थी वो एक खास बाउंड्री में बंधी हुई थी। अब और वो क्यों बंधी हुई थी इसका कारण यही समझ में आता है कि
जब अपने पे सवाल आता है, चूंकि जो बाहर जो चीजें हो रही हैं उससे प्रभावित तो आपका आंगन भी तो होगा, आपके घर में भी तो विद्रोह चलेगा, तो वो बिल्कुल। उससे बड़े व्यथित हैं। ये इनकी जो किताब है फ्रेंचका और इसने की द हिंदी पब्लिक स्फीयर, उसमें संदर्भों में एक बड़ा संदर्भ है जिसमें एक महिला ने जिक्र किया है कि उसके प्रति उसके देवर जो है उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, और वो जाके कहती है अपनी सास को, तो उसकी सास कहती है कि मेरा दोनों बेटा तो एक ही तरह का है, तो कोई भी तुम्हारे साथ संबंध बना ले, इसमें बुरा क्या है। और वो लेख जो है अनुभूति के अधिकार में वो लेटर लिख के जो है चांद पत्रिका में छापती है, और वो बड़ा विवाद का विषय बनता है, और तमाम लोग जो है उस पे अपनी अपनी राय जाहिर करते हैं। तो इसीलिए मैंने इस सवाल को उसमें अंत में जोड़ा, क्योंकि संपूर्णता में थोड़ी चीजें आ जाती हैं, और ये बातचीत जो लोग दलित पत्रकारिता पे काम कर रहे हैं उनके लिए एक रेफरेंस का काम करेगा कि इस तरीके से देखा जाए आजादी की पहले की की पत्रिका। जो किताब है हिंदी का लोकवृत्त, हाँ हाँ हाँ। है ना, तो उसमें तो उसके हवाले से भी आप देख सकते हैं कि वो भी खुद एक बड़ी नारीवादी लेखिका, तो हम्म उन्होंने उनका जो ऑब्जर्वेशन है कि नवजागरण कालीन पत्रिकाएं जो हैं उसमें कोई नारीवादी दृष्टिकोण नहीं है, वो हम्म कोई नारीवाद की प्रस्तावना के लिए निकल रही हम्म हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है हम्म उसमें तो। और दूसरी बात यह है कि जो बाद में आई है ये किताब, आई तो बहुत पहले थी, मदर इंडिया अंग्रेजी में, जिसको गांधी जी ने इतना विरोध किया था और 50 हम्म जगहों पर हम्म उसके खिलाफ प्रदर्शन वगैरह भी हुए थे, हम्म और मदर इंडिया फिल्म भी बनी। वो मदर इंडिया किताब के मैंने, हालांकि इस पुस्तक में, अपने पुस्तक में मैंने उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि वो बाद में किताब आई थी, और ये 2015 में ही मैंने हम्म अनुवाद उसका बाद में आया था हम्म अंग्रेजी में। तो 2015 में पीएचडी पूरी हुई थी, तब तक वो मैं उसको पढ़ नहीं पाया था, नहीं तो उसको लेता। कि आप देखिए कि उसमें बिल्कुल जिस तरह के डिस्क्रिप्शंस आते हैं मदर इंडिया में, हम्म वो इस बात के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि हमारे सामाजिक आंदोलनों में शामिल जो हमारा नेतृत्व था वो स्त्रियों के बारे में क्या सोचता था। इवन गांधी और टैगोर भी। सहमत हूँ इस बात से। इसीलिए इसीलिए सरोजनी नायडू जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाती हैं तो स्पष्ट कहती हैं कि भारतीय महिलाएं नारीवादी नहीं हैं,